हाय गाइस, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हम डेली स्टैटिक जीके का टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स अपने चैनल करेजी जीएस अड्डा पर। तो फ्रेंड्स जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी या तो कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सारे रहते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आप लोग के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि जो 10 क्वेश्चन लेके आए फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इसके साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग उसे भी नोट कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरह से हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभालते थे? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता ही होगा रामनाथ कोविंद जो कि वर्तमान में भारत देश के राष्ट्रपति हैं। कौन? रामनाथ कोविंद। और ये रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने से पहले ये कौन सा पदभार संभालते थे? ऑप्शन में आपको दिया है उपराष्ट्रपति का, लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के राज्यपाल। तो फ्रेंड्स हम बता दें इससे पहले ये भारत के जो राष्ट्रपति बने थे रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे फ्रेंड्स ये? तो ये बिहार राज्य के राज्यपाल रह चुके थे रामनाथ कोविंद और उसके बाद ही ये भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद। फ्रेंड्स हम इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपके लिए, बहुत ही हेल्पफुल होंगे सारे क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले हम बता दें कि ये भारत के जो राष्ट्रपति बने किस नंबर के बने हैं? तो फ्रेंड्स ये व्यक्ति के आधार पर ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति है, लेकिन अगर पद के आधार पर देखा जाए तो फ्रेंड्स ये पद के आधार पर 15वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे। कौन? रामनाथ कोविंद। और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रेंड्स भारत का प्रथम जो दलित राष्ट्रपति थे वे KR नारायण थे। उसके बाद भारत का दूसरे दलित राष्ट्रपति यही है। कौन? रामनाथ कोविंद। आप इसे ध्यान में रखिए कि ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति है। कौन? रामनाथ कोविंद। और इनका जन्म हुआ था कानपुर में जो कि उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश के नागरिक है और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति है। और पहले कौन थे? KR नारायण। तो फ्रेंड्स देखिए उसी तरह से भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति अगर पूछेगा तो फ्रेंड्स भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। और उससे भी इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए गए कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी वो राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के किस राज्य के मतलब राज्यपाल थी? तो फ्रेंड्स ये राजस्थान राज्य की राज्यपाल थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले। इतने सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? तो रामनाथ कोविंद ही है। और किस नंबर के? तो ये 14 नंबर के हैं और पद के अनुसार ये 15वें राष्ट्रपति हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को शपथ जो मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते थे, हम बता दिए, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगर हो सके अगर अच्छा लग रहा तो नोट भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? फ्रेंड्स मान के चलिए लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक उम्र कितनी होनी चाहिए जो लोकसभा के सदस्य बन जाए? ऑप्शन में आपको दिया है 21 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष, उसके बाद 45 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु। तो फ्रेंड्स और हम बता दें लोकसभा पूछे या विधानसभा पूछे तो लोकसभा देखिए केंद्र में लोकसभा राज्यसभा, राज्य में विधानसभा विधान परिषद। तो लोकसभा और विधानसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर राज्यसभा और विधान परिषद में पूछे तो राज्यसभा विधान परिषद में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और उसके बाद नगर पालिका और पंचायती राज पूछे तो वहां पे सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। फ्रेंड्स ये तीनों जो डाटा बता दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर ही लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे थे प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। नगर पालिका पंचायती राज में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स ये कैपिटल से है, कंट्री कैपिटल से एक क्वेश्चन पूछते हैं कोई भी एग्जाम हो। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? तो फ्रेंड्स जो कंट्री है आयरलैंड, इसकी राजधानी कौन सी है? ऑप्शन में आपको दिया डबलिन, न्यूपोर्ट, कार्डिफ, एडिनबर्ग। तो बता दे फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, आयरलैंड की राजधानी डबलिन। अब इसे ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन पूछेगा आयरलैंड की मुद्रा, तो आयरलैंड देश की मुद्रा है यूरो। क्या है? यूरो। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुर डॉट 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 के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, और बताना भी ये नागपुर किस स्टेट में पड़ता है। ऑप्शन में आपको दिया केसर, जूट, संतरे, सेब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि संतरे। नागपुर संतरे के लिए फेमस है यानी कि प्रसिद्ध है। किसके लिए? संतरे के लिए। और ये नागपुर कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र का बहुत ही प्रमुख नगर है। कौन? नागपुर, जो कि संतरे के लिए प्रसिद्ध है। अब वही पूछेगा केसर के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पे केसर का उत्पादन होता है, राज्य नहीं फ्रेंड्स, अब वो तो यूटी बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया। कौन? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर केसर के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। और सेब के लिए कौन है? तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों सेब के लिए फेमस है। और जूट के लिए ऑप्शन में जूट भी है, तो जूट के लिए पश्चिम बंगाल है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल स्टेट में होता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स लाइक भी कर दीजिए, ताकि हम और अच्छे से आपको बता सके विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आपको बताना है कि कौन इनमें से ऊर्जा का सोर्स नहीं है। सोर्स ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो कौन नहीं होता है, यानी कौन नहीं है। ऑप्शन में आपको दिया परमाणु नाभिक, पृथ्वी का आंतरिक भाग, ज्वार भाटा, सिंचित भूमि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंचित भूमि से ऊर्जा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किससे? सिंचित भूमि से हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। वहीं पे ऑप्शन में आपको दिया है कौन कौन? परमाणु नाभिक। तो फ्रेंड्स परमाणु नाभिक जो ऊर्जा होता है उसको नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया से तो ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं परमाणु नाभिक से। अब पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जो गीजर द्वारा हम लोग जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो फ्रेंड्स पृथ्वी के आंतरिक भाग में से ही हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, एनर्जी। उसके बाद ज्वार भाटा, तो फ्रेंड्स ज्वार भाटा से भी हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वहां पे ऊर्जा की प्राप्ति हम लोग ज्वार भाटा से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंचित भूमि से हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है, तो हम बता दें इसका आंसर होगा सूर्य। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण साधन सूर्य है। कौन सा है? सूर्य है। सूर्य से सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, चूंकि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम आप लोग को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कशन करते हैं डेली। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल करेजी जीएसआरडा को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह का डेली डिस्कशन लेके हम आते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अन्य किसी तरह के आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे होते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स पीएच स्किल का। आज भी एक क्वेश्चन लेके आए हैं फ्रेंड्स, हम कल भी लेके आए थे और आज भी लेके आए। बहुत ही अच्छे, इसको आज हम अच्छे तरह से डिटेल करेंगे। आप लोग सिर्फ सुनिएगा ध्यान से और देखिएगा भी। यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह डॉट डॉट का लवण है। यदि किसी लवण का पीएच मान, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, पीएच मान अगर 12 हो तो वह लवण कैसा होगा? तो ऑप्शन में आपको दिया है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको आप नहीं समझ गए होंगे, तो फ्रेंड्स हम इसको अच्छा से बता दे रहे हैं, आप लोग सिर्फ देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बता दें जो फ्रेंड्स पीएच स्केल होता है, इसका खोज किया था सोरेनसन ने। कब किया था? तो ये 1909 में किया था, जो कि डेनमार्क के निवासी थे। कौन? सोरेनसन। कब किया था? 1909 में पीएच स्केल का खोज। अब हम अच्छी तरह से बता रहे हैं, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। तो पीएच जो स्केल होता है ये 0 से लेकर 14 तक होता है। आप सभी को पता है 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल में पीएच मान होता है, जो कि पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता को दर्शाता है। 0 से लेकर 14 तक। 0 से 7 तक ये अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है, और 7 से लेकर 14 तक क्षारीय होता है।
इतना तो आपको पता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि पीएच मान 12 होना चाहिए। 12 कब होगा? जब 7 से ज्यादा जाएगा तब ना 12 होगा फ्रेंड्स। और एक बार हम बता दिए, यहाँ दुर्बल मतलब होता कमजोर और प्रबल मतलब होता और मजबूत, तो इसको बता दिए। आप देखिए जो उदासीन 7 है, 7 से जितना अगर 0 की ओर बढ़िएगा ना तो उस लवण का अम्लता और ज्यादा मतलब प्रबल होगा, बढ़ेगा। आपको समझिएगा अच्छा से, अगर जो उदासीन 7 है, 7 से अगर 0 तरफ बढ़ते जाएंगे ना तो अम्ल की जो प्रकृति होती है वो बढ़ते जाएगी। और शून्य पर जो आएंगे, शून्य जो आएगी तो वो वहां पे सबसे अधिक अम्लता होगी। लवण की सबसे अधिक अम्लता शून्य पर होती है। तो 7 से जैसे जैसे हम जिस शून्य की ओर जाएंगे तो हम लोग का जो अम्लता होती है, अम्लता के परिवर्ती जो लवण का प्रकृति होगा वो अम्लता वो बढ़ते चले जाएगी, प्रबल होते जाएगी। वहीं पे अगर 7 से मतलब 14 की ओर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ते जाएगी, अपोजिट हो जाता है। 7 से 0 की तरफ आएंगे तो अम्लता बढ़ेगी, और 7 से लेकर 14 की ओर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। तो यहाँ पे पीएच मान 12 है। 12 किधर है? 7 से ज्यादा है ना। जब 7 से ज्यादा जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा? क्षार बढ़ेगा, यानी कि क्षार मजबूत होगा, प्रबल होगा। लेकिन अम्ल क्या होगा? अम्ल दुर्बल होगा। जब क्षार की ओर जाएंगे तो क्षार प्रबल होगा, अम्ल दुर्बल होगा। और जब अम्ल की ओर आएंगे, 0 की ओर आएंगे तो यहाँ पे प्रबल अम्ल होगा, दुर्बल क्षार होगा। तो ये 12 है, 7 से अधिक है तो हम 7 से उधर जा रहे हैं। जब 7 से अधिक जा रहे हैं, 12 की ओर जा रहे हैं, क्षार की ओर जा रहे हैं, तो हम लोग का जो क्षार होगा वो प्रबल होगा और अम्ल क्या होगा? दुर्बल होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रत्येक शिफ्ट में आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जो 2018 में हुए थे। चूंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हम समझा दिए। इसी तरह से अगर यही रहता कि पीएच मान 0 है तब कैसा होगा? तो पीएच मान 0 होता तो प्रबल क्षार हो जाएगा, प्रबल क्षार यानी अधिक, और दुर्बल नहीं सर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे पीएच मान चेंज करके पूछा जाएगा। 12 का जगह 6 दे देगा, या 12 का जगह 2 दे देगा, 12 का जगह 13 दे देगा, 11 दे देगा। तो आप लोग ध्यान में सिर्फ ये रखिएगा कि अगर 7 से 0 की ओर जाएंगे तो प्रबल अम्ल होगा, और 7 से 14 की ओर जाएंगे तो प्रबल क्षार होगा। आप इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, हम बता दिए। तो फ्रेंड्स चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल के घटक है, नहीं बताना फ्रेंड्स, पीतल जो है वे किसके घटक है, ये किससे मिलकर पीतल बना? ऑप्शन में आपको दिया लीड और टीन, तांबा और टीन, तांबा और जस्ता, क्रोमियम और निकेल। तो फ्रेंड्स आप लोग बहुत दिन से पढ़ते ही होंगे, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये तांबा और जस्ता यानी CuZn से मिलकर बना है पीतल। किससे? इसका ट्रिक है पिताजी। पी से पीतल हो गया, ता से तांबा, जा से जस्ता। तो तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल बना होता है, जिसमें से तांबा 70%, जस्ता 30% होता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। पीतल का यूज हम लोग बर्तन बनाने में भी करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यही फ्रेंड्स आप लोग को बता दिए कि तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल बनता है। अगर ये तांबा जस्ता के साथ अगर निकेल भी मिला दे तो फ्रेंड्स जर्मन सिल्वर बन जाएगा। अगर तांबा के साथ टीन मिला देंगे तो कांसा बन जाएगा। तांबा 78%, 22% टीन मिला के 100% जो कि कांसा बन जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पहले से ही पता होगा और बता भी दिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। तांबा जस्ता से पीतल, तांबा जस्ता निकेल से जर्मन सिल्वर, तांबा और टीन से कांसा बना। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हम आपको बता दिए। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापकत्व के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? जो कि फ्रेंड्स व्यापकत्व का सिद्धांत है, इसको किसने शुरू किया था, जो इससे कौन जुड़ा हुआ है? ऑप्शन में आपको दिया है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड सेलिसबरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। व्यापकत्व के सिद्धांत से कौन जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकत्व का सिद्धांत को शुरू किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो व्यापकत्व का सिद्धांत है इसके बारे में हम बता दें, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, व्यापकत्व के सिद्धांत जो है, इसके अनुसार उस समय का जो राजा हुआ करते थे, जिसको अगर बेटा नहीं है यानी पुत्र नहीं है, तो उसके राज्य को ब्रिटिश भारत राज्य में मिला लिया जाएगा। इसका अंतर्गत जो इसके अनुसार यही कहा गया था, इस सिद्धांत के अनुसार ये था, जो व्यापकत्व का सिद्धांत है इसके अंतर्गत कि कहा गया था कि जो राजा का पुत्र नहीं है उसके राज्य को जो ब्रिटिश भारत राज्य में मिला लिया जाएगा। अर्थात गोद लेने की जो प्रथा को समाप्त कर दिया था। पहले होता था ना, जिसको बेटा नहीं होता था तो वह गोद ले लिया करता था। तो ऐसा जो प्रथा चला आ रहा था
जो हम लोग प्राचीन काल से भारत में चली आ रही थी ऐसी प्रथा, गोद लेने की प्रथा, इसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया था। कौन समाप्त कर दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। और बाद में उन्होंने, डलहौजी ने ही 1848 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में तो हड़प नीति को अपना ही था। और हड़प नीति के अपनाने के बाद जो व्यपगत के नीति का जो शिकार हुआ था प्रथम राज्य, वो था सतारा। तो फ्रेंड्स, सतारा राज्य था जिसको व्यपगत के सिद्धांत का वो पहला शिकार बना था, सतारा राज्य को मिला लिया था। वहां पे भी ऐसा हुआ था, जिसको पुत्र ने था गोद लिया था, उस राज्य पे को आक्रमण करके उसको भारतीय, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य में मिला लिया था। सबसे पहला किसको मिला था? सो सतारा राज्य पहला इसका शिकार बना था व्यपगत नीति का। उसके बाद 1849 में जैतपुर और संबलपुर को मिलाया, 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर को और 1854 में झांसी को लॉर्ड जो डलहौजी है ने हड़प नीति का शिकार बनाया था। 1854 में झांसी को, फ्रेंड्स झांसी की रानी आप लोग नाम सुनाइएगा, रानी लक्ष्मीबाई, उनको भी पुत्र नहीं था ना, वो भी गोद लिया था, इसलिए उनको भी जो 1851 में है उसको ब्रिटिश भारत राज्य में मिला लिया गया था। और इसी का जो उसमें उस युद्ध में झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उसका मृत्यु हो गई थी। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और बाद में 1857 में जो लॉर्ड कैनिंग के समय कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और क्रोन यानी कि ताज का शासन प्रारंभ हो गया था तभी से, कब से? 1856 के बाद से। और 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था 10 मई 1857 में। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, हम आपको बता दिए। व्यपगत जो सिद्धांत है, व्यपगत सिद्धांत, ये क्या होता है इसके बारे में बता दिए कि जिसको बेटा नहीं था तो वो गोद ले लिया था, जो गोद लेता था जो राज्य, तो उस राज्य को आक्रमण के हड़प नीति के से उस राज्य को मिला लिया करता था ब्रिटिश भारत में। आप इसे ध्यान में रखिएगा। और व्यपगत नीति का पहला शिकार बना था सतारा। कौन बना था? सतारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हम इसको रिपीट करके आपको बता दिए। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश डॉट डॉट दिखाई देता है। आपको बताना, जो अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? नारंगी, लाल, काला, नीला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि काला। कैसा? काला। काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग। और अगर अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाए तो फ्रेंड्स पृथ्वी नीला रंग दिखाई देगा। तो किस कारण? तो जल के कारण पृथ्वी नीला रंग दिखाई देगा अंतरिक्ष से। लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष को देखा जाए तो फ्रेंड्स आकाश नीला दिखाई देता है। हम लोग को पता है आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। किस कारण? तो प्रकिरणन के कारण पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर चंद्रमा से भी आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो पृथ्वी को नीला का रंग कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट, आपको लोग पता ही होगा। तो फ्रेंड्स चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी पीएच स्केल से, आप इसे भी सुनिएगा, आप लोग को समझ नहीं होंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान डॉट डॉट होता है। तो फ्रेंड अत्यधिक यानी परवल जो अम्लीय है उसका मिश्रण का पीएच मान क्या होगा? ऑप्शन में आपको दिया 0, 7, 1, 14। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 0। हम आपको पहले भी बता दिए, अगर 7 से 0 की ओर जाएंगे 0, वहां अत्यधिक अम्लीय मिश्रण जो होगा, अत्यधिक अम्ल यानी कि परबल अम्ल। अगर वहीं 14 अगर यहीं पे अगर रहता कि अत्यधिक क्षारीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है, तो अत्यधिक क्षारीय मिश्रण का पीएच मान 14 होगा, क्योंकि 7 से 14 की ओर जाने पर जो क्षारीय होता है, लवण की जो प्रकृति क्षारीय, वह बढ़ते जाएगा, सबसे अधिक होगा 14 पर, और 0 पर सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 0 होगा। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम पेज के बारे में पहले भी बता दिए। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।